हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जो है कि क्वेश्चन के जरिए आपसे वार्ता हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन के जरिए आपसे वार्ता हो जाए कि आप लोग पिछली वीडियो से क्या क्या सीखे। थोड़ा सा अपने ज्ञान को प्रदर्शित कीजिए हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि बहुत सारा मुझे बहुत सारा दूध चाहिए। दूध चाहिए, मुझे बहुत सारा दूध चाहिए। मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, इस वाक्य में आपको बताना है विशेषण कि कौन सा विशेषण है। मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, इस वाक्य में विशेषण बताइए। इस वाक्य में विशेषण बताइए। चलिए आपके पास ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही उत्तर होगा। मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, है ना। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। अब तक आपके उत्तर आ जाने चाहिए। ऑप्शन को देखते ही फटाक से आपका उत्तर आ जाना चाहिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि मुझे बहुत सारा दूध चाहिए। आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हम लोग वार्ता कर चुके हैं कि जहाँ पर मापतौल और वस्तु की मात्रा का बोध होता है वहाँ पर कौन सा विशेषण होता है, तो परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा बोध होता है, जहाँ पर वस्तु की मात्रा मापतौल का बोध होता है वहाँ पर कौन सा विशेषण होता है, तो परिमाणवाचक विशेषण होता है। यानी हमारा सही आंसर क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा भैया, परिमाणवाचक विशेषण। यदि यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता है कि परिमाणवाचक विशेषण में कौन सा विशेषण होगा, निश्चित की अनिश्चित, तो आपका उत्तर क्या होगा, निश्चित की अनिश्चित। फटाफट बताइए, निश्चित की अनिश्चित। तो जब ऐसे देकर पूछ दे कि बताइए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है इस वाक्य में कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तब हमारा आंसर होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण न होकर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। रीजन यही है कि मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है। तो जहां पर निश्चितता का बोध नहीं होता है वहां पर अनिश्चित वाचक विशेषण ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न के जरिए आपको बातें जो है पिछली वीडियो की समझ में आई होंगी, है ना। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। आज की क्लास में हम लोग विशेषण का समापन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिएगा निजवाचक, निजवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो पहले सार्वनामिक लिखिएगा, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण या इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण। उपनाम है निजवाचक विशेषण, निजवाचक विशेषण। निजवाचक विशेषण, ये है विशेषण का चौथा भेद। ये है विशेषण का चौथा भेद, है ना। विशेषण का चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण। यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है।
ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि अब यहीं पर बात आएगी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की और निश्चयवाचक सर्वनाम की और सार्वनामिक विशेषण की। सर्वनाम जब हम लोग पढ़े थे तो हम चर्चा किए थे कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कब रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कब रहता है और विशेषण कब रहता है ना। तो चलिए आज और यहीं पर जो है कि उन बातों को फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है, और अंतर समझेंगे और जो है कि कंफ्यूजन को अपने दूर करेंगे, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? सबसे पहली बात तो ये, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा यदि आपसे पूछी जाए तो क्या बताएंगे कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? तो सार्वनामिक विशेषण ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की भांति कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ऐसे विशेषण शब्द ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की भांति कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक जो शब्द दिया गया ना वो सर्वनाम से मिलकर ही बना है, इसीलिए इसे जो है कि सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, ठीक है। परिभाषा को फिर से लिख लेते हैं हम लोग और जो है कि बातों को उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की भांति कार्य करते हैं, जो विशेषण की भांति कार्य करते हैं, जो विशेषण की भांति कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की भांति कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम से चलिए समझ लेते हैं। जैसे में आप लोग वाक्य देखे होंगे कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, नहीं देखा, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। अब इन दोनों वाक्यों में देखिएगा कि सार्वनामिक विशेषण कैसे कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण कैसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बातों पर कि एक नोट लिख लीजिएगा, नोट के आधार पर हमको समझने में और आसान रहेगा। नोट में जैसे हम यदि कह दें कि सर्वनाम के बाद, सर्वनाम के ठीक सर्वनाम के ठीक तुरंत संज्ञा शब्द आ जाए, संज्ञा आए, सर्वनाम के ठीक तुरंत संज्ञा आए तो वह सर्वनाम न रहकर विशेषण का कार्य करता है,
विशेषण का कार्य करता है, का कार्य करता है। मुझे उम्मीद है कि अब बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी सुन लीजिए कि सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद यदि संज्ञा आए, सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद यदि संज्ञा आए तो वह सर्वनाम न रहकर विशेषण का कार्य करता है। तो इस वाक्य में देखिएगा कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है किसी घर की ओर संकेत कर रहा है और निश्चित कर रहा है कि क्या यह घर किसका है, मेरा है, यह घर मेरा है। तो वहां पर संकेतवाचक विशेषण तो हुआ, लेकिन सार्वनामिक विशेषण कैसे कहा जाएगा? तो सार्वनामिक विशेषण कहने का मतलब यह है कि यदि सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद क्या है, सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद यदि संज्ञा आता है तो वह सर्वनाम सर्वनाम न रहकर किसका कार्य करता है, विशेषण का। आखिरकार विशेषण का कार्य कैसे करता है? तो आप लोग थोड़ी सी परिभाषा विशेषण की याद कर लीजिए, थोड़ी सी परिभाषा विशेषण की रिवाइज कर लीजिए कि विशेषण की परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही तो विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही तो विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द घर है, घर क्या है, संज्ञा है ना। तो यह घर किसका है, मेरा है। यह घर, घर की विशेषता कौन बतला रहा है? आप कहेंगे कि यह बतला रहा है। तो जब यह विशेषता बतला रहा है या विशेषता ही कह दीजिए कि घर की बतला रहा है, तो यह जो शब्द है सर्वनाम होगा कि विशेषण होगा? जो शब्द विशेषता बतलाता है उसे ही तो विशेषण कहते हैं। तो घर की विशेषता बतलाने वाला शब्द कौन है? तो आप कहेंगे यह है, यह है। तो यह विशेषण का कार्य कर रहा है कि नहीं? यदि इसका रूप देखेंगे तो यह तो सर्वनाम है, और यहाँ पर कार्य क्या कर रहा है? विशेषता बतलाने का, विशेषता बतलाने का कार्य कर रहा है, इसीलिए इसे विशेषण कहा जा रहा है। सर्वनाम होकर विशेषण का कार्य कर रहा है कि नहीं? विशेषण का कार्य कर रहा है कि नहीं सर्वनाम होकर? तो आप कहेंगे कि हाँ कर रहा है। तो इसीलिए तो इसको कहा गया है क्या, सार्वनामिक विशेषण। इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि जब सर्वनाम विशेषता की या विशेषण का कार्य करे, विशेषण की भांति कार्य करे, तो ऐसे शब्दों को सार्वनामिक विशेषण में गिना जाता है। तो यहाँ पर इस वाक्य में यदि आपसे पूछा जाए सार्वनामिक विशेषण कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए यह सार्वनामिक विशेषण है। घर संज्ञा है, मेरा है, ये सभी कह सकते हैं कि अन्य शब्द है। ठीक, अन्य शब्द है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? इस वाक्य में चलिए फटाफट बता दीजिएगा कि सर्वनाम का कार्य कौन कर रहा है, विशेषण का कार्य कौन कर रहा है। कौन सर्वनाम है जो विशेषण का कार्य कर रहा है? तो देखिएगा, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा संकेत कर रहा है। ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। ये लोग की प्रशंसा की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा आदमी, ठीक। देखिए ये जो ऐसा है ना, ऐसा जो है ना, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, यानी इसमें परिवर्तन हुआ है, सर्वनाम का परिवर्तित रूप है। सर्वनाम का ऐसा परिवर्तित रूप है तो ये भी सर्वनाम ही। अब बताइएगा कि ठीक तुरंत बाद सर्वनाम के क्या आया है, संज्ञा आया है कि नहीं? संज्ञा शब्द जब आ गया है तो क्या हम कहेंगे कि जब सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद यदि कोई संज्ञा आती है तो जो सर्वनाम शब्द रहता है वो सर्वनाम न रहकर विशेषण का कार्य करता है, और उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? ये सार्वनामिक विशेषण हुआ कि नहीं? ये संज्ञा है ना जी, संज्ञा है, और ये सभी अन्य शब्द में गिने जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सार्वनामिक विशेषण हम जब सर्वनाम पढ़ा रहे थे तभी संकेत किए थे कि जब विशेषण आएगा तो एक बार फिर से वार्ता होगी, फिर से वार्ता होगी।
ध्यान दीजिएगा, यह घर मेरा है ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। जब भी आप अपने खोपड़ी में सीधे सीधे सेट कर लीजिए कि जब भी सर्वनाम रहे, सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद बस आपको संज्ञा देखनी है। ठीक तुरंत बाद यदि संज्ञा है तो वहां पर कोई नियम नहीं लगाना है, बस सीधे सीधे कह देना कि यहां पर कोई सर्वनाम नहीं है, यहां पर है तो है, बस विशेषण है। कौन सा विशेषण है तब बताइए, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण या निजवाचक विशेषण? ऑप्शन के थ्रू आंसर दीजिए। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? यदि बात समझ में आ गई हो तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। उन दोनों भेदों को पढ़ने से पहले थोड़ी सी वार्ता हो जाता है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। ठीक है, इनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कि विशेषण के भेदों की ओर चलते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको 3 वाक्य दे रहे हैं, 3 वाक्य, फटाफट बताइएगा तीनों में अंतर है कि नहीं। यदि अंतर है तो तीनों का आंसर भी दीजिएगा, है ना। चलिए पहला वाक्य है, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। वह बेईमान है या ईमानदार है, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। वह आदमी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वह आदमी क्या कर रहा है। चलिए इन तीनों वाक्यों में फटाफट बता दीजिएगा कि कोई न कोई अंतर है। यदि अंतर है तो क्या अंतर है, और तीनों का आंसर दीजिए। ठीक है, तीनों का आंसर दीजिए, रख दीजिए यहीं पर। अच्छा अच्छा, तो चलिए फटाफट बता दीजिएगा कि वह मेरा घर है, वह ईमानदार है, वह आदमी क्या कर रहा है। इन तीनों वाक्यों में कौन सर्वनाम है तो कौन विशेषण है, कौन सर्वनाम है तो कौन विशेषण है, और सर्वनाम में भी कौन कौन से सर्वनाम है ये भी आपको बताना है। फटाफट बता दीजिए। तो वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो ये निश्चय कर रहा है वह मेरा घर है। और एक तरीका आपको बताए थे कि जहां पर किसी वस्तु या स्थान, किसी वस्तु या स्थान का बोध कराया जाए तो वहां पर हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो कौन सा सर्वनाम होगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आखिरकार इस वाक्य में देखिए सर्वनाम है, वह ईमानदार है। जब हम बोले थे कि जब कभी भी यह वह ये वे और वो का प्रयोग, यह वह ये वे का प्रयोग किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो वहां पर सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वह आदमी क्या कर रहा है, वह आदमी क्या कर रहा है। जस्ट अभी हम लोग सीखे हैं कि यदि सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद कोई संज्ञा आती है तो वह सर्वनाम न रहकर किसका कार्य करता है, विशेषण का कार्य करता है, तो उसे क्या नाम दिया गया है, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर क्या होगा, विशेषण होगा, वो भी कौन सा विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है,
बताइए तीनों वाक्यों में अंतर है कि नहीं? तीनों वाक्यों में अंतर है कि नहीं? दो वाक्य सर्वनाम के हैं और एक वाक्य विशेषण का है कि नहीं? और नियम और रीजन के साथ आपको क्लियरिटी मिला कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? यदि बात समझ में आ गई हो तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और गलती न कीजिएगा, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नियम के साथ रहिए, फैक्ट के साथ रहिए, रीजन के साथ रहिए, फिर कुछ भी हो जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? लिख लीजिएगा, दो भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के भेद दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो लिख लीजिएगा। एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, नामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? यदि इन दोनों को देकर पूछ लिया जाए तब तो कठिनाई बढ़ जाएगी। विशेषण में हम अभी सीखे सार्वनामिक विशेषण कि यह आदमी कैसा है, यह घर मेरा है, यह पेन मेरी है, यह मार्कर मेरा है ना जी, यह फोन मेरा है। ऐसे जब वाक्य दे दिया जाए तो सार्वनामिक विशेषण तो होता है ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, कैसा आदमी है यह, है ना। तो ऐसे वाक्य में तो हम लोग बता देंगे सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन जब दे दिया जाए कि इन दोनों में बताइए कि कौन सा विशेषण था, कौन किसका उदाहरण है, तब क्या बताएंगे? तब क्या बताएंगे आप? तब तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, तब तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा कि नहीं? तो उसको भी हम हल कर सकते हैं जब इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लें, है ना। तो चलिए अब इन दोनों को सीख लेते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। परिभाषा लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि जो सर्वनाम बिना रूपांतर हुए वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं। जो सर्वनाम बिना रूपांतर हुए वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और जो सर्वनाम शब्द या जिन सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जो सर्वनाम बिना रूपांतर यानी बिना परिवर्तन हुए सर्वनाम
वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मूल सर्वनाम शब्द रहते हैं वो इसमें आते हैं और इन्हीं का परिवर्तित रूप इसमें प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे में इनके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, तो इनके जो शब्द रहेंगे यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ, ठीक है, कोई, कुछ, ऐसे शब्द आ जाते हैं इनमें। और इनके जो है वाक्यों में कैसे शब्द आएंगे, तो इनके वाक्यों में आ जाएंगे शब्द ऐसा, कैसा, ऐसा, कैसा, ठीक है, ऐसा, कैसा, ठीक है, कितना, जितना, है ना, कितना, जितना, कितना, जितना, ऐसा, कैसा, कितना, जितना, ये सभी ऐसे शब्द आ जाएंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण में। फटाफट लिख लीजिए, इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके उदाहरण को देख लिया जाता है, इनके उदाहरण को देख लिया जाता है फटाफट। सार्वनामिक विशेषण के भेद के जो है कि उदाहरण को देख लिया जाता है। जैसे में यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। यदि अब इस वाक्य में पूछा जाए कि कौन सा विशेषण है, तो कहो कि सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा विशेषण है, कि मौलिक की यौगिक, मौलिक की यौगिक, तब क्या बताओगे? तब तो फटाक से बताओगे मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? यदि बात समझ में आ गई हो तो अच्छी बात, और नहीं आई हो तब फिर वही बात कि आप जो है अपने आप को पहले चेक करा लीजिए, अपने माइंड को चेक करवा लीजिए कि कहें बातें जो है समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कौन होगा? तो यह होगा। ठीक है, वह घर, वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। ठीक है, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी यहाँ क्यों खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, ये आदमी यहाँ क्यों खड़े हैं। ठीक है, ये आदमी यहाँ क्यों खड़े हैं, ये आदमी यहाँ क्यों खड़े हैं। ठीक है, जैसे अब इसके उदाहरण को देख लीजिएगा, इसके उदाहरण को देख लीजिए फटाफट कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ठीक है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, तो डायलॉग भी फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा, कितने आदमी थे, है ना, कितने आदमी थे। या फिर कैसा देश, कैसा देश है, कैसा देश है, कैसा देश है। ठीक है, कैसा देश है, कैसा देश है। तो जहां पर आपको ऐसे वाक्य दिख जाए और पूछा जाए कि कौन सा विशेषण है, तो आपका एक ही उत्तर होना चाहिए कि सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जैसे में कैसा घर बना है, कैसा घर बना है,
कैसा घर बना है, कैसा सामान लाए हो, कैसा सामान लाए हो, है ना। तो जहां पर आपको ऐसे शब्द दिख जाएं, ऐसे वाक्य दिख जाएं, ऐसे वाक्य को देकर पूछा जाए कि इसमें सर्वनाम है कि विशेषण है, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग सीना ठोक के बता सकते हैं कि इसमें कौन सा विशेषण है। यदि इसके बाद भी नहीं बता पाएंगे तब तो आपकी गलती, ठीक है, तब तो आपकी गलती। और यदि धैर्य बनाकर और शांतिपूर्वक या फिर कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेट देकर यदि मन से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपकी गलती, सारे तरफ से आपकी ही गलती होने वाली। चलिए, तो विशेषण के 4 प्रकार, चारों प्रकार पर हम लोग जो है कि वार्ता कर चुके, हम लोग चारों प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ चुके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ नई चीज़ें भी मिलेंगी और शायद वही मिली होगी, लेकिन जो है कि शायद जो कुछ भी कन्फ्यूजन रहा होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब जो है कि हम लोग देख लेते हैं कि विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्थाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा जो है कि इसको भी देख लेते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, ठीक है। विशेषण की अवस्थाएं यदि पूछी जाए तो कितनी प्रकार की होती है, तो क्या बताएंगे, तो आपका आंसर 3 होना चाहिए। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। आज जो है विशेषण का समापन कर ही दीजिए, फटाफट देख लेते हैं विशेषण की 3 अवस्था कौन कौन सी होती है। एक होती है मूल अवस्था, उसे मूलावस्था भी कहते हैं, मूलावस्था। एक होती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। यही 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तीनों की परिभाषा, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। और इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण बनते हैं। आदमी हमेशा कंफ्यूज हो जाता है और हमेशा गलती करके ही आता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपको गलती दोबारा नहीं करना है, ठीक है। यदि आप गलती करना चाहते हैं तो मत पढ़िएगा, यदि गलती नहीं करना चाहते हैं तो एक नज़र इसको देख लीजिए। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की परिभाषा थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिएगा। मूलावस्था उसे कहते हैं जब किसी के साथ, या ये अपने मूल अवस्था में ही रहे, ये अपने मूल रूप में ही रहे, उसे मूलावस्था कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनका किसी के साथ कोई तुलना न हो, जिनका किसी के साथ कोई तुलना न हो, उसे मूलावस्था कहते हैं। चलिए परिभाषा ही लिख लेते हैं। जिनका किसी के साथ, किसी के साथ कोई तुलना न हो, कोई तुलना ना हो, और यह अपने मूल अवस्था में होती है। उत्तरावस्था की परिभाषा देख लीजिएगा। उत्तरावस्था की परिभाषा, उत्तरावस्था की परिभाषा हो जाती है कि जिनका दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों जिनका दो वस्तुओं या व्यक्तियों के साथ जिनका दो वस्तुओं या व्यक्तियों के साथ तुलना कराया जाए या तुलना होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ या एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ तुलना होता है, वहाँ पर उत्तरावस्था होता है, वहाँ पर उत्तरावस्था होता है, ठीक है। उत्तरावस्था
होगी, है ना जी। इसके बाद लास्ट देख लीजिएगा कि जिसका सभी के साथ तुलना कराया जाए, या ऐसे लिखिएगा कि जब जब एक की तुलना सभी के साथ सभी के साथ सभी के साथ कराई जाए तो वहां पर उत्तमावस्था होता है, तो वहां पर उत्तमावस्था होता है। जिसका किसी के साथ कोई तुलना ना हो, मूलावस्था। जिनका या जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के साथ या एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति के साथ की जाती है तो वहां पर उत्तरावस्था होता है। और जब एक की तुलना सभी के साथ कराई जाए, पूरी कक्षा के साथ, पूरी मंडली के साथ, पूरी टीम के साथ कराई जाए तो उसे उत्तमावस्था कहते हैं। इनकी पहचान शब्दों के अनुसार कैसे देखेंगे तो इनकी पहचान ये भी रहती है कि मूलावस्था में तो बस वो अपने मूल रूप में ही रहेंगी, लेकिन ये जो रहता है इसकी पहचान जो होती है, इसके पहचान के रूप में यदि देखेंगे तो कह सकते हैं कि शब्द के अंत में मूल शब्द के अंत में तर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? तर प्रत्यय लगा रहता है। तर प्रत्यय लगा रहता है। तर प्रत्यय लगा रहता है। और इसका मूल शब्द के अंत में तम लगा रहता है। क्या लगा रहता है? तम प्रत्यय लगा रहता है। तम प्रत्यय लगा रहता है। या फिर इसे अधिक या कम वाक्य में देगा। ये शब्दों में था, ये वाक्य में दे देगा। तुलना जब कराएगा तो या तो बुराई होगी या तो बड़ाई होगी, या तो बुराई या तो बड़ाई। तो बुराई होगी तो कहीं ना कहीं अधिक और कम दोनों में हो सकती है, और बड़ाई भी होगी तो अधिक या कम शब्दों में ही होगी, है ना। वैसे ही ठीक, जब अधिक रहता है तो से अधिक लग जाता है, यहाँ पर से अधिक लग जाता है या बहुत लग जाता है, ठीक है, या बहुत लग जाता है। से को बल्कि हटा दीजिए, सबसे लगा दीजिए। सबसे या बहुत, सबसे या बहुत अधिक, है ना। ये इसकी पहचान हो जाती है। वाक्यों में देकर पूछ लिया जाता है। चलिए फटाफट वाक्यों को देख लेते हैं तो शायद और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी बातें जो है हवा हवाई हो रही होंगी। देखिएगा, उदाहरण के रूप में देख लीजिएगा कि जैसे मैं कह दूं कि राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। है ना जी। राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। यहां पर यदि आपसे विशेषण पूछा जाए तो आप फटाफट बता देंगे लड़का है। गलत, लड़का नहीं होगा, अच्छा विशेषण शब्द है। अच्छा विशेषण शब्द है ना, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ? राम अच्छा लड़का है। राम सामान्य सी बात है, अच्छा लड़का है, इसके कोई मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब इसी वाक्य को यदि हम उत्तरावस्था में बनाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमें कि राम मोहन से अच्छा है। राम मोहन से अच्छा है। या फिर कहना पड़ेगा कि राम मोहन से अधिक सुंदर है या अच्छा है।
अच्छा है। राम मोहन से अधिक अच्छा है। यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच तुलना कराई जा रही कि नहीं? यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच तुलना कराई जा रहा है कि नहीं? कराई जा रही है ना। तो जहाँ पर यदि दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच तुलना कराई जाती है, वहाँ पर कौन सी अवस्था होगी विशेषण की? तो आप कहेंगे फटाफट उत्तरावस्था। क्या बताएंगे? उत्तरावस्था। इन्हीं राम को यदि हम उत्तमावस्था में बनाएंगे तो यही कहेंगे कि राम कक्षा में, या फिर ऐसे कर लेंगे कि कक्षा में राम सबसे अधिक, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा लड़का है, सबसे अच्छा लड़का है। ऐसे कर दीजिए कि कक्षा में राम सबसे अच्छा लड़का है। सभी के साथ, दो व्यक्तियों के साथ, सभी के साथ, दो व्यक्तियों के साथ, सभी के साथ, दो व्यक्तियों के साथ। बताइए अंतर है कि नहीं? इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा मूलावस्था, जहां पर दो व्यक्तियों के बीच तुलना होगा उत्तरावस्था, और जहां पर सभी के साथ तुलना होगा वहां पर उत्तमा अवस्था होगा कि नहीं? अब बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं? अब बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं? सबसे अधिक, सबसे अधिक, बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग उत्तमावस्था में, से अधिक या से कम, या फिर तुलना दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, तो वहां पर कौन सा? उत्तरावस्था। ठीक है, शब्दों के माध्यम से देख लेते हैं। बस समापन की ओर है, टाइम को भी थोड़ा सा देखना है कि ज्यादा न जाए, है ना। तो देख लीजिएगा शब्दों के माध्यम से, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मूलावस्था, है ना। तो मूलावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे में, चलिए देख लीजिएगा। जैसे निम्न मूलावस्था, उत्तरावस्था पूछेगा तो निम्नतर, उत्तमावस्था पूछा जाएगा तो निम्नतम। ठीक उसी प्रकार लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। ठीक है, वैसे ही ठीक महान, महानतर, महानतम, महानतम। ठीक है, ऐसे ही शब्द उच्च, उच्चतर, उच्चतम, उच्चतम। ठीक है, उच्चतम। ठीक है, अच्छा, अधिक अच्छा, या से अच्छा, सबसे अधिक अच्छा, अधिक अच्छा। ऐसे शब्द आ जाते हैं किसमें? शब्दों के माध्यम से। ऐसे शब्द शब्दों के माध्यम से आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के बीच, थोड़ा सा सब्सक्राइबर को थोड़ा सा जो है कि बढ़वाने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आज के लिए धन्यवाद।